बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने आज फिर मुझे रिसर्च पे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है, जो कि है पीएचडी थीसिस एंड डिसर्टेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। थीसिस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए कि वो आपका जल्दी अप्रूव हो जाए और बेटर हो। तो उसमें चैप्टर्स कौन से होंगे, रिसर्च गैप क्या है और उसमें कितनी किस्में हैं, ये स्पेसिफिकली रिसर्च गैप के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा, क्योंकि असल काम जो है रिसर्च का स्टार्ट होता है रिसर्च गैप से। और फिर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने का मकसद ये है, एक तो मैं खुद रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी लर्निंग के लिए करता हूँ, और फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उसके रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसका थीसिस लिख रहे हैं, एमफिल के हैं, एमएस के हैं या बीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो सब के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं जी हम कि हमने थीसिस का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो अगर हम बात करें कि वाई थीसिस स्ट्रक्चर मैटर, तो ये मैटर क्यों करता है भाई, क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे आपको बताने की और आप क्यों सुनेंगे मुझे। तो वो इसलिए कि एक तो लॉजिकल फ्लो ऑफ द रिसर्च, कि रिसर्च का जो एक फ्लो होता है उसकी एक लॉजिक होती है, और उसको लॉजिकल फ्लो में बात होने होगी तो तभी जाके रिसर्च कंप्लीट होगी। एक तो इसकी ये बात है। दूसरा है इजी एवेल्युएशन बाय द एग्जामिनर, क्योंकि आपको पता है इसमें एग्जामिनर जो होते हैं वो आपका रिव्यूअर है, आपका सुपरवाइजर है, आपका एक्सटर्नल रिव्यूअर है। तो उन्होंने एग्जामिन करना है, या आपका डिफेंस जब हो रहा है तो आपके एग्जामिनर ने डिफेंस पे एग्जाम करना है, तो उनकी एवेल्युएशन जो होती है वो इजी होती है अगर इसने स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर किया होगा तब के लिए। और अवॉइड द रिवीजन एंड डिले, तो जो बार बार रिवीजन्स आती हैं और डिले होता है, अगर आप पहली दफ़ा ही अच्छा करके उसको स्ट्रक्चर अच्छा बना लेंगे तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार बार रिवीजन आएगी और बार बार उसमें जहाँ ज़ाहिर है जब रिवीजन आती है तो फिर इसमें एक बहुत लंबा डिले आ जाता है, तो उससे भी आप बचे रहेंगे। और इम्प्रूव द पब्लिकेशन क्वालिटी, तो इससे ज़ाहिर है जो सबसे अहम चीज़ है कि रिसर्च में, पब्लिकेशंस में, नॉलेज में इजाफा होगा और वो इम्प्रूव होगी। तो अगर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड पीएचडी थीसिस का जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ भी ये यूज़ करती हैं, और इसका इंटरनेशनली भी स्टैंडर्ड ये है कि सबसे पहले तो आता है फ्रंट पेज। अब फ्रंट पेज में क्या आता है, टाइटल क्या है उसका, एब्स्ट्रैक्ट क्या है और एक्नॉलेजमेंट। ये तीन चीज़ें इसमें आएंगी जब आपने ये करनी है इसकी बात टाइटल पेज की। और उसके बाद टाइटल पेज के बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। इसकी डिटेल अभी मैं बताऊंगा। मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा ये बताया है कि इंट्रोडक्शन जो है वो मेजर पार्ट होता है, वो एंकर पर्सन होता है बिटवीन रीडर एंड द राइटर्स, तो वो बहुत अहम पार्ट है। फिर चैप्टर 2 जो है वो लिटरेचर रिव्यू के रिलेटेड होता है। ज़ाहिर है आप प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू करते हैं तभी आप गैप फाइंड करते हैं और उस गैप को आप फिल करने के लिए रिसर्च करते हैं। चैप्टर 3 मेथडोलॉजी का है कि कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है रिसर्च के लिए, इस पे बात होगी। चैप्टर 4 जो है इसमें रिजल्ट्स हैं और एनालिसिस आते हैं। हमारे पास जो डाटा है उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उनका देखते हैं कि क्या क्या एनालिसिस बने। फिर चैप्टर 5 में हम उसको डिस्कशन करते हैं। बाज़ औक़ात चैप्टर 5 और चैप्टर 4 डिस्कशन और एनालिसिस इकट्ठा हो जाता है। देन हमारा चैप्टर 6 है जिसमें हम कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस देते हैं कि जो हमने डिस्कशन की, जो रिसर्च की, उसकी बेस पे जो रिजल्ट्स आए, उनकी डिस्कशन की बेस पे हमारी कौन सी कंक्लूजन निकला और उस कंक्लूजन की बेस पे हमने क्या रिकमेंडेशन दी कि ये होगा, और नया नॉलेज हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर उसमें हो सके तो बाज़ औक़ात हम फ्यूचर रिसर्च का भी गैप दे देते हैं कि फ्यूचर इस पर रिसर्च की जा सकती है। और एंड पे आपके रेफरेंस और अपेंडिसेस आ जाते हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है थीसिस। और फिर आप इसमें करके कंप्लीट,
तो इंशाल्लाह अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसमें रिसर्च का बैकग्राउंड हम बताते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्यों रिसर्च करनी है, वो हम फिर इसका बैकग्राउंड की एक तमहीद बांधते हैं। तो उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आते हैं कि हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि एक ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, तो एक स्टेटमेंट देते हैं। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसको रिसर्च क्वेश्चन भी कहते हैं और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पे बनते हैं और देन फिर हम उसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं कि ये कैसे सिग्निफिकेंट है मेरी रिसर्च, बाकी जो काम हो रहे हैं, बाकी जो रिसर्च चल रही है उससे मैं मुख्तलिफ क्या काम कर रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च हमेशा मुख्तलिफ होती है किसी से। आपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ ऐड बैक करना होता है, ऐड करना होता है, तो जिसको हम कहते हैं कि ये मेरी सिग्निफिकेंस है मेरी स्टडीज़ की। तो चैप्टर 1 जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप आते हैं चैप्टर 2 पे, जो कि लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है। लिटरेचर रिव्यू में आपको पता है कि आपने कोई भी रिसर्च करनी है, रिसर्च गैप ढूंढना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। देन आप उसको पहले तो थ्योरेटिकल रिव्यू करते हैं कि कौन सी थ्योरीज यूज़ हो रही हैं और उन थ्योरीज की बेस पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। थ्योरेटिकल रिव्यू करने के बाद आप एम्पिरिकल स्टडीज़ में आते हैं कि क्या क्या इस पे एक्सपीरियंसेस हुए और एक्सपीरियंसेस होने के बाद क्या रिजल्ट्स आए, वो आप इसको चेक करते हैं। उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑफ द गैप, जो इसका असल मकसद है। आज हमारा जो लेक्चर ये है ना, इसमें गैप पे कुछ स्पेसिफिक टाइम हम देंगे कि रिसर्च गैप से ही असल काम स्टार्ट होता है। अगर आपको कोई गैप मिल गया, समझे आपकी रिसर्च का काम आधा हो गया कि फिर आपने उस गैप को फिल करने पे लग जाना है। तो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसर्च गैप क्या है, और जब हो जाता है तो फिर उसी की बेस पे हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं या प्रपोजिशंस बनाते हैं। तो ये करने के बाद हमारा जो लिटरेचर रिव्यू का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम इससे आगे जाते हैं कि अच्छा, अब क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में ही रिसर्च गैप की बात है और मैंने आपको बताया था कि रिसर्च गैप पे हम ज़रा फोकस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से ये आ रहा था कि रिसर्च गैप जो है कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरह के होते हैं। तो इस पे मैंने थोड़ा सा जोर दिया है कि 5 की रिसर्च गैप्स जो है ना, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो थ्योरेटिकल गैप है। थ्योरेटिकल गैप कौन सा होता है? जिसमें मिसिंग आर वीक कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, कि कंसेप्ट्स जो हैं, थीरीज जो हैं, उसके वीक अगर आपको कहीं मिसिंग है या वीक है वो मिल जाए तो वो आपका उसको थ्योरेटिकल गैप कहेंगे। दूसरा है मेथडोलॉजिकल गैप। मेथडोलॉजिकल गैप जो होता है ये बेसिकली होता है लिमिटेशन इन रिसर्च मेथड यूज़, कि जो रिसर्च का मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कहीं लिमिटेड आप रहे हैं, लिमिटेशन है, तो आप मेथड को एक्सपेंड करके अगर आपको कहीं गैप मिल गया है तो वो आपको इसका लिमिटेशन जो होती है रिसर्च में, उस गैप को करने से मेथडोलॉजिकल गैप मिल जाता है। अगर मैं एम्पिरिकल गैप की बात करूं तो ये है कि लेक ऑफ डेटाबेस स्टडीज़, जो हमने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, तजर्बात किए होते हैं और डाटा की बेस पे किए हैं और डाटा पूरा अवेलेबल नहीं था, तो अब आपको डाटा भी अवेलेबल हुआ है, तो लैक ऑफ डाटा का जो गैप होता है वो जो होता है वो एम्पिरिकल गैप होता है। और एविडेंस गैप की अगर हम बात करें तो इनसफिशेंट आर कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स आपकी आई वो इनसफिशेंट हैं, सफिशेंट नहीं थे या कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो उसका जो गैप होता है उसको हम एविडेंस गैप कहते हैं। फिर हम आते हैं नॉलेज गैप की तरफ, कि इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना, कि एक फिनोमिना है जिसकी अंडरस्टैंडिंग ही हमें कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है हमारी अंडरस्टैंडिंग, तो उसकी बेस पे हम जो गैप हमारा मिलता है वो है नॉलेज गैप। तो ये जो 5 की रिसर्च गैप्स हैं, इसकी मैंने एक और अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ये बनाई है कि इसको हम एक स्टार कहते हैं, कि स्टार है ये 5 रिसर्च गैप का, जिसमें एविडेंस गैप है, एम्पिरिकल गैप है, नॉलेज गैप है, थ्योरेटिकल गैप है और मेथडोलॉजिकल गैप है। ये मैं एक्सप्लेन आपको सारे ऑलरेडी कर चुका हूँ,
तो लेकिन ये एक इसकी शक्ल कुछ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए और मज़ीद इसको समझाने के लिए कि रिसर्च गैप जो है आप इस तरह से भी इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं कि लिंक जो है गैप टू मेथडोलॉजी। आपको मैंने ये बताया था कि कोहेरेंस होनी चाहिए आपके थीसिस में। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आपका एक सियाको सबाक से मिलके जा रहा हो। तो अब जब आपने गैप ढूंढा है तो गैप को आप मेथडोलॉजी के साथ किस तरह से लिंक करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मैंने कोशिश की है इसको लिंक करने की कि जो गैप है वो डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। गैप क्या करेगा, रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो मेथड को डिफाइन करेगा। तो अब जो मेथड आएगा तो मेथड इंश्योर करेगा कंट्रीब्यूशन को। तो इस तरह से ये हमारा सर्कल कंप्लीट होके हमारी रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी कि गैप जाके रिसर्च क्वेश्चन को, रिसर्च क्वेश्चन जाके मेथड को और मेथड जाके कंट्रीब्यूशन को इंश्योर करेगा। तो हमारी रिसर्च का जो है ये लिंक डेवलप हो जाएगा बिटवीन द गैप एंड मेथडोलॉजी। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं हम, क्योंकि चैप्टर 2 में हमने गैप के बारे में बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग की। तो मेथडोलॉजी क्या है कि हमने देखना है कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कौन सा है, कौन सा हम रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, उसको डेवलप करना है। डाटा की बात करनी है और डाटा के लिए क्या फुल डाटा हमें अवेलेबल है या सैंपल है। और सैंपल में हमने देखना है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हमने यूज़ करनी है इसको करते हुए, वो भी चेक करने के बाद फिर वेरिएबल्स एंड मॉडल्स की बात होगी। आप एक अपना मॉडल डिज़ाइन करते हैं कि मेरे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो इससे इसका अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होगा। या फिर बाज़-औक़ात आप मीडिएशन भी करवाएंगे, फिर मॉडरेशन भी करवाएंगे कभी कभी, और फिर मीडिएशन पे मॉडरेशन भी करवाएंगे और कंट्रोल वेरिएबल की भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें वेरिएबल्स और मॉडल्स की बात करेंगे। इसी तरह एनालिसिस टेक्निक्स क्या हमारी होंगी इसकी बात करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे अपने एनालिसिस करने के लिए। वो भी है रिग्रेशन है, कौन सी रिग्रेशन है, उसमें जीएमएम हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, या लीस्ट स्क्वायर है। सारी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो उनकी भी बात होगी और वो हम इसमें मेथडोलॉजी में बताएंगे। अच्छा जी, अब हमने मेथडोलॉजी का जब जिक्र कर लिया तो उसके बाद अब हमारे पास जो सैंपल आया था या हमारे पास डाटा आया था उसके हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। हमने उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स जो थे उनकी हमने डिस्कशन की रिसर्च बेस पे जो हमारा लिटरेचर था उसके साथ कंपैरिजन करके, तो हम एक कंक्लूजन पे निकल आए। तो अब कंक्लूजन हमारा जो होगा वो रिजल्ट्स है व्हाट वाज फाउंड, कि हमने क्या फाउंड किया रिजल्ट में आएगा। और डिस्कशन में व्हाई इट्स मैटर, क्यों ये मैटर करता है, रिसर्च क्या कहती है, लिटरेचर में क्या था और ये इसमें क्या करता है। तो कंक्लूजन में जो होगा कंट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर रिसर्च, जो मैंने बात आपसे की थी कि हम कंक्लूजन में ये बात बताएंगे कि हमारा जो है आगे फ्यूचर रिसर्च भी इस पे ये हो सकती है। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है नॉलेज में हमने ऐड बैक ये कर दिया है, और ये अब नया जो एक मैंने टेक्निक दे दी है जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ कर रहे थे वो एफिशिएंट नहीं था, ये मैंने जो एक टेक्निक दी है इसकी वजह से नॉलेज में इजाफा हो गया और आपकी ये इसमें रिसर्च कंप्लीट होगी। अब जो फाइनल एग्जामिनर्स की टिप्स जो हैं वो क्या है, क्योंकि आप बीइंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के हवाले से मेरे मोस्टली जो फॉलोअर हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखनी है तो उनके लिए क्या होगा, एक तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए अक्रॉस द चैप्टर्स। जैसे मैं कोहेरेंस की भी बात करता हूँ आपसे कि कंसिस्टेंट होने चाहिए कि एक के बाद दूसरा जब आ रहा है तो आपको जो लिंक नहीं टूटना चाहिए, वो रीडर जो है या रिव्यूअर जो है या आपका जो एग्जामिनर है उसको पता चले कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिखारी बहुत अच्छा है ये। और क्लियर कंट्रीब्यूशन, जो आपने कंट्रीब्यूशन की है उसको क्लियरली डिफाइंड करें, उसको एम्बिग्विटी में नहीं रहना चाहिए, एम्बिग्विस कोई बात भी नहीं करनी है आपने, क्योंकि रिसर्चर है और आपने रिसर्च करके देनी है तो क्लियरिटी होनी चाहिए। अवॉइड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स जो हैं उससे अवॉइड करें, आपकी राइटिंग जो है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग गैप जस्टिफिकेशन, जो आपने गैप, क्योंकि आज गैप का मैंने इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया था कि जो आपने गैप फाइंड किया है अब उसकी जस्टिफिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो देन आपकी रिसर्च जो होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव और बड़ी अच्छी होगी।
तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पूरा थीसिस और थीसिस के कौन से चैप्टर्स हैं और रिसर्च गैप पे स्पेसिफिकली हमने काफ़ी जोर देने के बाद इसको कंक्लूड किया है। उम्मीद है जो आप लोग सुन रहे थे उन्होंने तो इसको बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ लिया होगा, मैं इससे उम्मीद करता हूँ। और बाकी जो लोग अभी नहीं सुन रहे तो उन तक पहुंचाना आपका काम है। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स तक, आपके दोस्तों तक, आपके क्लास फेलोज तक ये बात पहुंचेगी और इंशाल्लाह फिर आपको थीसिस राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिसर्च गैप ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे रिसर्चर साबित होंगे और अपने मुल्क कौम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।